नमस्कार सभी को। परीक्षा जंक्शन के इस प्लेटफॉर्म पे, इस मंच पे सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं मैं। और सबसे बड़ी बात कि आप इस चैनल के माध्यम से हमारी जितनी भी वीडियोस प्राप्त कर रहे हैं तो प्लीज़ उनको फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें और आप तक हमारी पहुंच, आपकी हम तक पहुंच ये संभव हो सके। और इस पॉसिबिलिटी को बनाए रखने के लिए आपकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी और आवश्यक है। तो चलिए एक बार स्टार्ट कर लेते हैं और इस कंसिस्टेंसी को आगे बढ़ाते हुए, हायरार्की को आगे बढ़ाते हुए आज हम थिंकर्स की बात करेंगे। इंडियन थिंकर जो कि यूपीएससी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रखता है अपने आप में। आपको पता है कि यूपीएससी वाले जितने भी पीएसआईआर से तैयारी कर रहे हैं, जितने भी पीएसआईआर से तैयारी कर रहे हैं, और पीएसआईआर में एक इंडियन थिंकर्स नाम का सब्जेक्ट आता है। इंडियन थिंकर्स नाम का एक सब्जेक्ट आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऑप्शनल में आता है पीएसआई है, पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन। और इसमें इंडियन थिंकर्स है, वेस्टर्न थिंकर्स है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है, इंडियन पॉलिटिक्स है, इंडियन पॉलिटी है, ये सारी चीज आती है। तो इंडियन थिंकर्स का आज टॉपिक है और आप सभी को थंबनेल के माध्यम से दिखा होगा कि हमारा थंबनेल आज का जो इंडियन थिंकर्स है वो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक है। कितना सुंदर नाम है, लोकमान्य जी बाल गंगाधर तिलक। जैसे जब कोई व्यक्ति सुबह सुबह माथे पर तिलक लगा के निकलता है तो एकदम उसमें ऊर्जा रहती है। ऐसे ही इस व्यक्ति के नाम को जब बाल गंगाधर तिलक कह के पुकारते हैं तो अलग सी एक भावना, एक आत्मविश्वास, एक मन खुश हो जाता है। क्या ऐसा व्यक्ति, और इस व्यक्ति के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, इनके जीवन परिचय के बारे में, इनके भारत में जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए, स्वतंत्रता संघर्ष हुए, इनका कितना योगदान रहा, कितना तो नहीं, कितना कहने से इनका अपमान माना जाएगा। ये व्यक्ति ऐसे हैं जिनके योगदान को जितना बताया जाए उतना ही कम है, क्योंकि ये भारत में, हमारे भारत के औपनिवेशिक शासन के समय एकमात्र ऐसे नेता हैं जिनका सबसे ज्यादा प्रभाव जनता पर था। सबसे ज्यादा प्रभाव ही जनता पर था। जनता इनके लिए पागल थी भाई। जैसे एक समय गांधी के लिए पागल थी ना, उसी प्रकार लोकमान्य तिलक भी ऐसे हुए। और यही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसने पूर्ण स्वराज को लेकर सबसे ज्यादा प्रचार और सबसे ज्यादा मांग भी इसी व्यक्ति ने की थी। और आपको बता दूं, 1895 के आसपास स्वराज विधेयक के माध्यम से संविधान सभा की मांग करने वाला यह पहला व्यक्ति है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। यही व्यक्ति था जो जनता के बीच में, जो जनता के अंदर राष्ट्रीय चेतना, जागरूकता, एजुकेशन को अवेयर कर पाया। क्यों? क्योंकि ये जानता था कि हमको स्वतंत्रता केवल तभी और तभी मिल सकती है जब जनता के मन में राजनीतिक चेतना जागी जाए, पॉलिटिकल अवेयरनेस जाग जाए, तभी संभव हो सकता है। और जनता अपने बलिदान को उतराए, ये तभी संभव है जब हमारा देश पूर्णतः आजाद माना जाएगा। वरना जनता की भागीदारी के बिना, लोगों की इस अवेयरनेस के बिना हम स्वतंत्रता तो कभी प्राप्त कर ही नहीं सकते। ये वो व्यक्ति था। तो चलिए लोकमान्य तिलक के ऊपर आज हम इंडियन थिंकर्स, भारतीय विचारक के रूप में ये चैप्टर प्रारंभ करते हैं और इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। और सभी तैयार रहें कि लेक्चर यूपीएससी के पीएसआईआर ऑप्शनल यानी इंडियन थिंकर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एसएससी वाले बच्चे भी इस लेक्चर को देख सकते हैं, क्योंकि आप एसएससी तो हम पढ़ाते ही हैं, पढ़ते भी हैं, ये सारी चीजें होती रहती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपकी इससे एक नॉलेज बूस्ट होती है। जब आप कहीं दोस्तों के बीच में बैठते हैं तो दोस्तों के बीच में बैठने पर आपको कभी भी ये फील नहीं होता कि मैं इनसे कम जानता हूं। आप जितना हो सके किताबें, देखो किताबें आजकल लोग कम पढ़ पाते हैं। आजकल क्या है, मोबाइल का टाइम आ गया है और बच्चे पूरा टाइम आजकल रील्स में बिजी हैं। किताब के एक पेज को पढ़ने में 10 मिनट का समय लगता है, जब आपके मोबाइल पे एक चलती हुई रील्स 10 सेकंड नहीं ठहर सकती तो आप उस किताब के पेज को 10 मिनट कैसे पढ़ लोगे? किताबें को पढ़ना इसलिए आज का चलन में कम हो गया है, कोई किताबों को पढ़ना ही नहीं चाह रहा है। हाँ, लेक्चर जरूर देखना चाह रहे हैं लोग कि लेक्चर देख लेंगे हम किताबें नहीं पढ़ पाएंगे। सर किताबें पढ़ने से नींद आती है, बोरियत फील होती है, मजा नहीं आता, आसपास शोर नहीं होता कोई। लेकिन हाँ, एक लेक्चर मिल जाए एक मूवी की तरह तो वो देख लेंगे हम। तो चलिए इस लेक्चर को एक अच्छे से पूरा करते हैं। और देखो आज हमारा नया लुक भी है। ये लुक कोई खास बात के लिए नहीं है, ये लुक ऐसे ही है, नॉर्मली जनरली कभी कभी
पहन लेते हैं, तो इसलिए चलिए ऐसा मत सोचिएगा कि सर आज कोई विशेष उपलक्ष्य में आप पहन कर आए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जनरली मन था, देखा था यार काफी दिन से रखिए, चलो ठीक है भाई लटका लेते हैं, पहन लेते हैं, तो इसलिए आज हमने ये पहन लिया। तो अब बात करते हैं इंडियन थिंकर्स लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी की। चलिए टॉपिक का नाम डालिए, सॉरी चैप्टर का नाम डालेंगे सभी पहले। भारतीय विचारक, भारतीय विचारक, और भारतीय विचारक के रूप में देखेंगे तो इंडियन थिंकर्स, इंडियन थिंकर्स। ये बच्चों इंडियन थिंकर्स जो है ना, भारतीय विचारक, देखो कभी भी याद रखना एक बात, मैंने एक बच्चे को समझाया था और ये बहुत अच्छी बात है। मैं एक बात आपसे जरूर कहना चाहता हूं कि आज की कंपटीशन की दुनिया में आप यदि दूसरों को शत्रु मानकर चलते हैं तो ही आप विजय पाते हैं। याद रखें, यदि आपका कंपटीशन की दुनिया में आपका कोई शत्रु है, ठीक है, और आचार्य चाणक्य भी ये कहते हैं कि कर्ज से और शत्रु से हमेशा बचकर रहिए। लेकिन फिर भी यदि इस कंपटीशन की दुनिया में आपको ऐसा लग रहा है कि आपका कोई प्रतिद्वंदी, आपका कोई कंपटीटर आपसे ज्यादा होशियार है, ठीक है, लेकिन आप उसे हरा नहीं सकते, तो आप उसे दोस्ती कर लो, क्योंकि नॉलेज तो है ही है उसमें, आप उसे दोस्ती करो। लेकिन जैसे ही लगे कि आपका शत्रु, यानी आप अपने शत्रु को हराने की ताकत रखते हो, आप अपने शत्रु को परास्त देने की ताकत रखते हो, उसे हराने की ताकत रखते हो, और आपका शत्रु आपसे कमजोर होता दिखाई दे रहा है, तो अपने शत्रु पर आक्रमण कर दो। लेकिन आपको लगे कि आपका शत्रु आपसे जिंदगी भर कभी हारेगा ही नहीं, तो याद रखना अपने शत्रु से ज्यादा बलशाली व्यक्ति से दोस्ती कर लो, क्योंकि आप उसकी शरण में रहोगे तो आपको वो कभी, आपका शत्रु आपको कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और एक बात चाणक्य ये कहते हैं, आचार्य चाणक्य ये कहते हैं कि जिस व्यक्ति के पास धन नहीं, जिस व्यक्ति के पास पद और प्रतिष्ठा नहीं होती, उसके रूठने या उसके खुश होने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि यदि जिसके पास धन नहीं, जिसके पास पद और प्रतिष्ठा नहीं, यदि वो रूठ भी गया आपसे, तो आपका क्या बिगाड़ लेगा, और आपसे खुश भी है तो आपको क्या दे देगा। इसलिए चलिए खैर कोई नहीं, ये आचार्य चाणक्य की कुछ बातें हैं, को याद रखिए, क्योंकि आप अभी महाभारत का युद्ध लड़ रहे हैं इन परीक्षाओं को लेके, और परीक्षाओं के महाभारत के युद्ध में आपको क्या करना है और क्या नहीं करना, सबसे ज्यादा मैटर करता है कि क्या नहीं करना। चलिए, तो भारतीय विचारक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, और चैप्टर का नाम है लोकमान्य बाल गंगाधर, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। इस बात को लेके आज हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक यह एक ऐसा व्यक्ति और ऐसा नेता रहा जिसका जनता पर सबसे ज्यादा प्रभाव रहा है, जिसका सबसे ज्यादा जनता पर प्रभाव रहा। और दूसरी बात, यह एकमात्र ऐसा नेता जिसने सबसे ज्यादा पूर्ण स्वराज का प्रचार किया था, और संविधान सभा की मांग को, संविधान सभा की पहली मांग करने वाला व्यक्ति भी यही था। स्वराज विधेयक के माध्यम से 1895 में की थी इसने मांग। तो चलिए इसका जीवन परिचय बात कर लेते हैं। लोकमान्य तिलक जी का जीवन परिचय क्या है? तो जीवन परिचय, पहले इनकी लाइफ स्टाइल जानते हैं। जीवन परिचय यानी इनकी लाइफ इंट्रोडक्शन के बारे में देख लेते हैं। तो देखो बच्चों, जीवन परिचय की बात करें तो इनका जन्म जो है, इनका जन्म भारत के पश्चिमी तट यानी महाराष्ट्र की तरफ कोंकण जिले के रत्नगिरी में इनका जन्म हुआ था। चलिए, तो इनके जन्म की बात करें पहले, इनका जन्म हुआ है महाराष्ट्र के पश्चिमी तट, यानी भारत के पश्चिमी तट की तरफ, महाराष्ट्र में पश्चिमी तट है, और यहां आता है महाराष्ट्र। ओके, महाराष्ट्र आता है दक्षिण की तरफ, लगभग नीचे की तरफ, ठीक है, कोंकण की तरफ। तो आप ऐसा करें, हटा दें, एग्जैक्ट लोकेशन बतानी पड़े। पश्चिमी तट के कोंकण जिले में, कहां पर आता है? कोंकण जिला है, पश्चिमी तट का कोंकण जिला,
और कोंकण जिले के रत्नगिरी में हुआ है। कहां पर? रत्नगिरी, कोंकण जिले के रत्नगिरी में इनका जन्म हुआ है। ठीक है, और इनका जन्म हुआ है कहां, कब? इनका जन्म हुआ 23 जुलाई 1856, यानी 1857 की क्रांति से एक वर्ष पहले। दूसरी बात करते हैं, तो इनका ये तो था इनका जन्म, कहां हुआ और कब हुआ। इनके परिवार की मैं बात करूं तो इनके परिवार में जो इनके पिताजी थे, इनके परिवार में जो इनके पिताजी हैं, पिताजी खुद गणित के और संस्कृत के पंडित हुआ करते थे। यानी गणित के जो शिक्षक थे इनके पिताजी, गणित के शिक्षक, गणित के टीचर थे एवं संस्कृत के पंडित हुआ करते थे, एवं संस्कृत के पंडित हुआ करते थे, संस्कृत के पंडित हुआ करते थे। तो ये थे इनके पिताजी। और इनके परिवार की मैं बात करूं तो इनका परिवार कुछ इस प्रकार से रहा है बच्चों। इनके परिवार में बहुत ज्यादा धार्मिकता, बहुत ज्यादा कर्मकांडीय आस्था और विद्वानता हमेशा से विराजमान रही है। तो इनका परिवार हमेशा से विद्वान रहा। इनके परिवार में हमेशा से शिक्षा का महत्व था, विद्वान, शिक्षा और धार्मिकता रही है। ठीक है, और कर्मकांडीय आस्था रही है इनके परिवार में। तो इनका परिवार जो था वो धार्मिकता से, कर्मकांडीय आस्था से, विद्वानता से, शिक्षा से कूट कूट कर भरा हुआ था। और इसी परिवेश में लोकमान्य तिलक जी का जन्म हुआ और इसी परिवेश में इनका पालन पोषण भी प्रारंभ हुआ। अब जो व्यक्ति चारों तरफ अपनी विद्वानता के, शिक्षा के घेरे में, आस्था के घेरे में और धार्मिकता के घेरे में पला बड़ा हो, उस व्यक्ति के अंदर आत्मसम्मान, ईमानदारी, सच्चाई, स्वनिष्ठा, ये सारे, स्वाभिमान, ठीक है, बलिदान देने की, त्याग करने की भावना, देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति जैसी भावना ऑटोमेटिकली उस व्यक्ति के अंदर आ ही जाती है। मैंने आपको बताया था कि किसी भी व्यक्ति का लक्ष्य और उसकी अप्रोच क्या होगी, उस व्यक्ति के बैकग्राउंड से पता लगाइए कि वो व्यक्ति किस परिवार में पला बड़ा है। क्योंकि बच्चे की पहली पाठशाला, बच्चे का पहला स्कूल, बच्चे का पहला संस्कार उसके परिवार से ही मिलता है और फिर वो आगे जाके अपनी अप्रोच और अपने लक्ष्य को निर्धारित करता है। इनके पिताजी एक गणित के शिक्षक थे, बहुत अच्छे, और संस्कृत के पंडित हुआ करते थे कोंकण जिले के। और जब आप सभी को पता है कि लोकमान्य तिलक जी का परिवार इस चीज से कूट कूट कर भरा हुआ था, तो इस चीज से निकलकर वो जब बाहर आए, ये तो था इनका पालन पोषण, लोकमान्य तिलक जी का इस तरीके से पालन पोषण हुआ। लेकिन इनकी शिक्षा दीक्षा की बात करें तो लोकमान्य तिलक जी को उनकी शिक्षा जो थी, उनकी एजुकेशन थी, वो आधी एजुकेशन इनके पिताजी ने गणित के शिक्षक के तौर पर दी। गणित का ज्ञान और संस्कृत का ज्ञान बाल गंगाधर तिलक के अंदर कूट कूट कर भर दिया। और आपको बता दिया जाए, उस समय बाल गंगाधर तिलक ने बीए की परीक्षा भी उत्तीर्ण की थी और बीए की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद इनको गणित का और संस्कृत का ज्ञान, इतना ज्ञान हो चुका था, यानी पिताजी से इन्होंने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की। ठीक है, हालांकि कॉलेज भी गए, ऐसी बात नहीं है। तो चलिए, और आपको पता है कि तिलक साहब की जो शिक्षा थी, तिलक जी ने गणित और संस्कृत का ज्ञान, गणित एवं संस्कृत का ज्ञान, संस्कृत का जो ज्ञान था वो अपने पिताजी से ग्रहण किया, अपने पिताजी से ग्रहण किया, अपने पिताजी से ग्रहण किया। तो ये थे लोकमान्य तिलक जी का पिताजी द्वारा लिया गया ज्ञान। ठीक है, अब तिलक जी जिस चीज की शिक्षा ले रहे हैं, गणित की ले रहे हैं, संस्कृत की ले रहे हैं, तो गणित और संस्कृत की शिक्षा को लेते वक्त इनमें गणित और संस्कृत के प्रति एक रुचि जागी। इन्होंने बीए की परीक्षा गणित से उत्तीर्ण कर ली, यानी इन्होंने बीए पास कर लिया गणित की परीक्षा से। ठीक है, बीए गणित ले सकते हैं, आपको पता है आज भी। तो गणित की परीक्षा से और संस्कृत की परीक्षा से इन्होंने बीए पास कर लिया। लेकिन इनके मित्र थे, मैं आपको बताऊं, देखो मित्र मंडली ऐसी होती है, कुछ मित्र मंडली ऐसी होती है, कुछ कंपनी ऐसी होती है जो बर्बाद करके रख देती है, लेकिन कुछ मित्र ऐसे होते हैं जो आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं आपके गोल्स में, आपके गोल्स के पहुंचने में।
तो बाल गंगाधर तिलक उसी कंपनी में से एक हुआ करते थे और इनके दोस्त भी इतने शानदार थे कि इन सभी दोस्तों ने मिलकर जो सपना देखा था देश के लिए वो कहीं हद तक पूरा भी करके बताया, कहीं हद तक। हालांकि बाद में तिलक साहब के मतभेद हो गए थे दोस्तों से, तो उनको अलग होना पड़ा और बाद में अपनी अलग सीढ़ी चढ़नी पड़ी, वो अलग बात है। लेकिन इनके दोस्तों के साथ जो मित्रता थी वो कॉलेज से लेकर कॉलेज के बाद तक और स्वतंत्रता सेनानी बनने के बाद तक रही है। तो इसलिए कहते हैं कि दोस्त अच्छे बनाइए, वरना दोस्त ऐसा बन जाए जिसे आप कहते हैं जहरीला सांप, जहरीला सांप। तो वही वाली बात है, वो सांप आपको कभी भी डर सकता है। कहते हैं कि आस्तीन का सांप मत रखिए, जो आपके मुंह पर आप जैसी बात, दूसरे के मुंह पर आपकी बुराई। ऐसा दोस्त ना हो तो ही अच्छा है, ठीक है। आप अकेले हैं तो ही अच्छा है, लेकिन फेक लोगों को अपने करीब मत आने दीजिए, क्योंकि फेक लोग आपके करीब आएंगे तो सीधी बात है कि आपकी जिंदगी को पूरा स्पॉइल करके रख देंगे, वो टोटली स्पॉइल योर लाइफ। तो चलिए, अब बात यह थी कि तिलक साहब ने क्या किया। तिलक साहब ने जब गणित से बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की, बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की, बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की, तो एक बात तो निश्चित है कि अब सीधी बात है कि आज मुझे मान लो किसी विशेष क्षेत्र का ज्ञान है। आज किसी व्यक्ति को मैं मिलता हूं और वो कहता है कि सर मैंने इस फील्ड में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। तो सीधी बात है कि गोल्ड मेडल प्राप्त करने का मतलब यह है कि मैं उसे ये समझूंगा कि भाई ये इस क्षेत्र में काम करने वाला है। भाई कहने का मतलब है कि आज मेरे सामने कोई ये आता है कि भाई मैं इस सब्जेक्ट का टॉपर हूं, मैं इस सब्जेक्ट को अच्छे से जानता हूं, तो सीधी बात है कि मैं तो यही सोचूंगा ना कि इस चीज में कुछ आगे करना चाहता है। लेकिन अब आपको पता चलेगा कि जब तिलक जी ने बीए उत्तीर्ण की गणित की परीक्षा से, ठीक है, तो गणित की परीक्षा से जब बीए उत्तीर्ण की इन्होंने, तो गणित की परीक्षा जब इन्होंने बीए उत्तीर्ण कर ली साहब, तो मित्रों को लगता था कि बाल गंगाधर जो तिलक जी हैं वो आगे एमए की पढ़ाई करेंगे और गणित में और संस्कृत में शोध करेंगे, रिसर्च करेंगे, ऐसा काम कुछ करेंगे। लेकिन इनके मित्रों को बड़ा आश्चर्य हुआ जब तिलक साहब ने एक बात बोली, और तिलक साहब कहते हैं कि मेरे जीवन का उद्देश्य है, और मैं आपको बता दूं इन्होंने गणित की पढ़ाई को और संस्कृत की पढ़ाई को साइड में रख दिया और कानून की पढ़ाई करने लग गए, कानून को पढ़ने लग गए, लॉ को, संविधान को पढ़ने लग गए कि संविधान कैसा होगा, कानून कैसे बनेगा। यानी कुल मिला के इनका ध्यान अब कहीं और जा रहा था। कहते हैं ना कि जो नियति होती है आपको वही रास्ता दिखाती है जो तय होती है। जैसे मैंने हमेशा, देखो इस बात को बहुत मैं जेन्युइन बता रहा हूं, मैं क्लास में कभी बोलता नहीं हूं इस बात को, लेकिन फिर भी आज तिलक साहब की बात आ गई है तो मैं इस बात को उनके माध्यम से बता रहा हूं कि मैं अपनी मां से, अपनी फैमिली से हमेशा ये बात कहता था कि मैं टीचर कभी नहीं बनूंगा। सीरियसली बता दूं, मेरा टीचर बनने का कभी सपना था ही नहीं। मैं कभी पढ़ाऊंगा आपको जहां मैं पढ़ा चुका हूं या मैं पढ़ाऊंगा कभी और आगे तक पढ़ाऊंगा, तो ये मैं कभी नहीं चाहता था कि मैं टीचर बनूं। सीरियसली, ये बहुत हकीकत बात है। और यदि माँ ये मेरा लेक्चर देखेगी तो वो यही बात बोलेगी कि हाँ, और देना कमेंट भी जरूर करेंगी वो कि मैं कभी चाहता ही नहीं था टीचर बनना, मेरा सपना ही नहीं था भाई। सच में मुझे टीचर बनने से बहुत ज्यादा घृणा थी। लेकिन कहते हैं ना कि धीरे धीरे नियति ने वो सारी चीजें मुझे बताई और मेरा रास्ता खुद तय किया और मुझे उस रास्ते पर चलने के लिए क्या किया, मोटिवेट किया। तो नियति ने मुझे वहीं लाके खड़ा कर दिया कि ले बेटा तू टीचर ही बना। तो कुल मिला के नियति आपको वहीं लाकर खड़ा करती है जिसके लिए आप बने हैं। तो इसका मतलब है कि मुझे टीचिंग ने कबूल किया, एक्सेप्ट किया, मैं उसको शुक्रिया अदा करता हूं। मैं ऊपर वाले का तो शुक्रिया अदा करता ही हूं, ऊपर वाले के तो बहुत एहसान है। तो ये सारी चीजें मुझे, ये नियति है, ये समय है, मैं क्या चाहता था बनना और क्या बन गया, ये सारी चीजें नियति तय करती है। खैर, तो तिलक साहब भी, अब तिलक साहब के मित्रों को लग रहा था
कि तिलक साहब तो साहब गणित में, संस्कृत में रिसर्च करेंगे, एमए करेंगे, लेकिन नहीं, इन्होंने कानून की पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया। और कानून की पढ़ाई करते करते, है ना, एक मित्र ने पूछ लिया। अब मित्र का नाम था गोपाल राव आगरकर। मैं आपको बताऊं, इनके नाम, मित्रों के कुछ नाम भी थे, जैसे कि नाम जोशी, ठीक है, नाम पेशी, सॉरी, नाम जोशी था इनका एक मित्र का नाम। दूसरे मित्र का नाम था चिपलूड़गर, ठीक है, और तीसरे मित्र का नाम था गोपाल राव आगरकर। तो 3 मित्र थे बहुत अच्छे कॉलेज के। और साहब कॉलेज के 3 मित्रों ने पूछा कि तिलक जी, ये बता तिलक कि तू चाहता क्या है भाई, क्या करना चाहता है तू गणित में शोध कर नहीं रहा, संस्कृत में कर नहीं रहा, कानून की पढ़ाई कर क्यों रहा है तूने बीए किसी और में किया, अब तू कुछ करना नहीं चाहता। तो तिलक साहब ने एक बात कही थी। तिलक साहब बोले तीनों मित्रों से कि बैठो, मैं आपको बताऊं, मैं अपने जीवन को अपने देश के नव जागरण के कार्यक्रमों में लगाना चाहता हूं। नव जागरण यानी न्यू अवेयरनेस के कार्यक्रम, जिसे कहते हैं नई नई चेतना। यानी मैं अपने देश के लिए अपने इस लक्ष्य को नव जागरण के कार्यक्रम में लगाना चाहता हूं। और नव जागरण के कार्यक्रम में लगाया हुआ कोई भी कार्यक्रम में जो ध्यान होता है, उसके लिए किसी विज्ञान या किसी संस्कृत की उपाधि की जरूरत नहीं होती। इसलिए मैं कानून का ज्ञान ले रहा हूं, क्योंकि यदि मैं देश के लिए कुछ देना चाहता हूं तो कानून ज्यादा महत्वपूर्ण है बजाय गणित के ज्ञान के। तो ये बात तिलक साहब ने कही, और तिलक साहब के मित्र सारे शौक रह गए। अरे भाई, ये तो बड़ा छुपा रस्तम निकला। जैसे आज के टाइम पे नहीं है कि किसी का एसएससी सीजीएल क्रैक हो जाता है, वो बोलता है कि भाई साहब, हाँ भाई राहुल, हमारी ज्वाइनिंग हो गई यार। अच्छा, अरे यार बताया नहीं। तो इस बात को लेके बड़ा आश्चर्य होता है, बड़ा बुरा लगता है। अब गोपाल लाल गुस्सा तो बहुत आ रहा था। अच्छा बेटा, मतलब जिस थाली में खाओ उसी में छेद कर दो। मतलब हमारे साथ पढ़े, हमारे साथ बीए की, और आज हमको ही नहीं बताया, कब से कानून पढ़ने लग गए। चलिए तो आगे चलते हैं। तो उत्तीर्ण की, तो उनके तीनों मित्रों को, लगता था, उनके तीनों मित्रों को यह लगा कि तिलक जो है वो गणित और संस्कृत में शोध करेगा। लगा कि तिलक जो है वो गणित एवं संस्कृत में शोध करेगा, गणित एवं संस्कृत में शोध करेगा, यानी एमए करेगा, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन तिलक साहब ने एक बात बोली, लेकिन उसके मित्र तब आश्चर्यचकित हो गए। लिखेंगे, तिलक साहब के मित्र, तिलक साहब के तीनों मित्र तब आश्चर्यचकित हुए जब उन्होंने कानून की पढ़ाई करते हुए, जब कानून की पढ़ाई शुरू करते हुए ये कहा, जब कानून की पढ़ाई करते हुए उन्होंने ये कहा कि मैं अपने जीवन के इस लक्ष्य को, मैं अपने इस जीवन के उद्देश्य को, अपने जीवन के इस उद्देश्य को नव जागरण के कार्यक्रम में लगाना चाहता हूं। देश के उद्देश्य को, जीवन के उद्देश्य को देश के नव जागरण के कार्यक्रम में लगाना चाहता हूं, इस कार्यक्रम को, यानी कार्यक्रम में लगाना चाहता हूं। और इसके लिए संस्कृत या गणित की उपाधि की आवश्यकता नहीं, लगाना चाहता हूं। और इसके लिए
और इसके लिए गणित व संस्कृत के उपाधि की आवश्यकता नहीं, संस्कृत की उपाधि की आवश्यकता नहीं, उपाधि की आवश्यकता नहीं, बल्कि कानून का अध्ययन जरूरी है, बल्कि कानून का अध्ययन जरूरी है। कानून का अध्ययन जरूरी है, यह बात थी। यानी तिलक साहब क्या कह रहे हैं, देखिए मित्रों को शौक लगा और एक बात इसको कहने के बाद जो बात कही, पता है तिलक साहब ये कहते हैं, तिलक साहब का बड़ा ही बहुत अच्छा कोट है, मैं आपको बोलना चाहता हूं, बोलते हुए बड़ा ही गर्व महसूस करता हूं। तिलक साहब का कोट ये कहता है कि मैं अपने जीवन की वो कल्पना करता ही नहीं, मैंने कभी अपने जीवन को ऐसे कल्पना की ही नहीं जहां पर मैं ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ ही नहीं रहा। यानी मैं अपने कभी भी जीवन के उस पल में, उस पल की कल्पना कभी करता ही नहीं हूं जहां पर मैं ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ नहीं रहा हूंगा। यानी मैंने जीवन में हर पल में उस पल की कल्पना कर ली है जहां पर मैं हर दम, हर पल, हर मिनट, हर सेकंड ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ रहा हूं। यानी मैं जीवन में हर उस पल में यह कल्पना कर चुका हूं कि मैं ब्रिटिश शासन से लड़ने के लिए ही पैदा हुआ हूं, इसलिए मैं अपने जीवन में एक पल की कल्पना नहीं कर सकता जहां पर मैं अंग्रेजी शासन के खिलाफ नहीं लड़ रहा हूं। यह बात कहते हैं तिलक साहब। चलिए, तो बहुत अच्छी बात, ये कोट याद रखना एक बार, ठीक है, लिखने की चीज नहीं है, याद रखना है। तो अब तिलक साहब का जीवन परिचय हुआ, पिता की बात हुई, पिता से शिक्षा ली, क्या किया, कानून की पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया, बीए पास कर ली, ठीक है, और धीरे धीरे देश की नव जागरण की तरफ आने लग गए थे, ठीक है। और आपको बताया जाए कि इनके जीवन परिचय में 3 महत्वपूर्ण बातें, कि जनता को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला नेता व्यक्ति तिलक साहब थे। संविधान सभा की मांग करने वाले पहले व्यक्ति ही कौन थे, संविधान सभा की मांग करने वाले और पूर्ण स्वराज का सबसे अधिक प्रचार करने वाला व्यक्ति ही तिलक साहब थे। तो लिख सकते हैं इस बात को, क्योंकि ये इनकी एक तरह से एक अचीवमेंट्स है। क्या है? अचीवमेंट्स। चलिए, तो तिलक साहब के बारे में ऐसा लिख सकते हैं आप एक बार। यदि मैं लोकमान्य तिलक का कभी नाम लूं तो लोकमान्य तिलक को 3 बातों से याद किया जाना चाहिए। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, ये बात है। तो इसमें मैं 3 बातों की बात करूंगा। पहली बात, ये वो व्यक्ति हैं, यानी ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने जनता को सबसे ज्यादा प्रभावित किया। लिखेंगे वह नेता या वह व्यक्ति जिससे जनता सबसे अधिक प्रभावित थी, जनता सबसे अधिक प्रभावित थी, ये वो व्यक्ति है। उसके बाद दूसरी बात करें तो दूसरा ये है कि संविधान सभा की मांग किस व्यक्ति ने पहली बार की थी, ये थे बाल गंगाधर तिलक। तो लिखेंगे कि संविधान सभा या संविधान की मांग करने वाले पहले व्यक्ति थे ये, पहले व्यक्ति। और इनकी मांग कब हुई थी? इनकी मांग हुई थी 1895 में, और ये हुई थी स्वराज विधेयक के माध्यम से। कहां हुई थी? स्वराज विधेयक के माध्यम से की गई थी, ठीक है, स्वराज बिल 1895 में। पहले व्यक्ति हैं ये। चलिए, उसके बाद तीसरा काम बता देते हैं इनका। तीसरा जो कि इंपॉर्टेंट है, पूर्ण स्वराज का सबसे अधिक प्रचार करने वाला व्यक्ति, पूर्ण स्वराज का सबसे अधिक प्रचार करने वाला व्यक्ति है, करने वाला व्यक्ति रहा है। यह व्यक्ति है बाल गंगाधर तिलक। 3 काम इनके बहुत महत्वपूर्ण है।
और ये कोट भी बताते हैं, कोट मैंने बताया आपको कि मैं अपने जीवन के उस पल की कल्पना करता ही नहीं जिसमें मैं ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ नहीं रहा हूंगा। तो ये एक स्टेटमेंट बहुत ही करेक्ट था इनका, और इस तरीके से इन्होंने अपनी बात को रखा। और तिलक साहब तो खैर हमारे बहुत स्वाभिमानी, बहुत आत्मविश्वासी और राष्ट्रीय चेतना वाले हमारे नेता और एक आंदोलनकारी और नेतृत्वकर्ता रह चुके हैं। इनको सादर सादर प्रणाम है जो इन्होंने अपने काम किए। आपको बता, संविधान की पहली मांग करने वाला व्यक्ति ये है पूर्ण स्वराज, जिसका 1929 के लाहौर अधिवेशन में जिसकी मांग की गई थी। आपको पता है, रावी नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंडियन नेशनल कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, पूर्ण स्वराज का घोषणा की गई थी। उस पूर्ण स्वराज यानी 1929, सोचो एक समय आता है भाई साहब 1855 में, और एक समय 1929, कितने सालों के बाद देखें आप। एक समय था 1929 का, 1855 में से 1929 का समय देख लो, कितने साल बीत गए। इस व्यक्ति ने पहले ही प्रचार कर दिया, जिसकी मांग कांग्रेस कर रही थी ना बाद में, ये व्यक्ति पहले करके चला गया था। ये वो व्यक्ति है। खैर, तो तिलक साहब का जन्म आपको याद रहेगा 23 जुलाई, और भी लिख देता हूं, 23 जुलाई 1856 को इनका जन्म हुआ था, और इनका जन्म रत्नगिरी में हुआ था, कोंकण जिले में, पश्चिमी तट पर आता है भारत में, दक्षिण की तरफ। चलिए, तो अब आते हैं तिलक साहब के और बारे में। देखें, बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो बाल गंगाधर तिलक क्या काम करना चाहते थे, इनके कारणों की बात कर लेते हैं। चलिए, तो बाल गंगाधर तिलक जो थे ना, वो एक्चुअली में भारत में कुछ सुधार चाहते थे। वैधानिक का मतलब होता है कानूनी सुधार, यानी भारत में ये कानूनी सुधार चाहते थे। जिस प्रकार से अंग्रेजी सरकार की सारी पॉलिसी, सारे कानून, ठीक है, उनको देखते देखते इनके मन में ये आ तो गया था कि अंग्रेजी सरकार भारत को गुलामी मानसिकता में जीना चाहती है और भारत पर शोषण करना चाहती है, ठीक है, भारत का। तो कुल मिला के भारत के लोगों का शोषण को रोकने के लिए ये कुछ भारत में कानूनी सुधार करना चाहते थे, चाहे वो किसानों के साथ हो, चाहे वो मजदूरों के साथ हो, चाहे वो जो भी राष्ट्रवादी नेता हैं उनके साथ हो, चाहे वो हमारे लोगों के साथ हो, आम लोगों के साथ, महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ, जो भी था। तो भारत में वैधानिक सुधार करने के लिए बाल गंगाधर तिलक जी ने प्रार्थना पत्र, स्मृति पत्र और प्रतिनिधि मंडल की सहायता से इन्होंने भारत में कई बार कानूनी सुधार करने की कोशिश की, ठीक है। उसी समय क्या था, 1905 और 1907 के सूरत अधिवेशन के समय, लगभग सूरत अधिवेशन से पहले 1905 में क्या था, यानी कलकत्ता के लाहौर अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन से एक साल पहले जब बनारस में सेशन हो रहा था, ठीक है, तो 1905 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था बनारस में, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे गोपाल कृष्ण गोखले। तो एक्चुअली में यहां पर आ जाते हैं एक बार, ताकि हम अच्छे से समझा सकें आपको। तो जो लोकमान्य तिलक जी थे, लोकमान्य तिलक, अब लोकमान्य तिलक का जो उद्देश्य था, वो उद्देश्य क्या था इनका ये उद्देश्य था, लोकमान्य तिलक जी का उद्देश्य था कि यह, चलो, कि तिलक साहब भारत में अंग्रेजी सरकार की सभी नीतियों और कानूनों को देखते हुए, यानी भारत में अंग्रेजी सरकार के सभी शोषणकारी नीतियों और कानूनों को देखते हुए, शोषणकारी पॉलिसीज यानी नीतियों प्लस कानूनों को देखते हुए क्या किया इन्होंने, भारत में प्रार्थना पत्र, स्मृति पत्र और प्रतिनिधि मंडल की सहायता से देखते हुए इन्होंने स्मृति पत्र,
प्रार्थना पत्र और प्रतिनिधि मंडल की सहायता से प्रतिनिधि मंडल की सहायता से भारत में वैधानिक सुधार करना चाहते थे। भारत में कानूनी सुधार करना चाहते थे। चलिए, और उद्देश्य क्या हो सकता है इनका? और उद्देश्य एक बार और जान लेते हैं। एक और उद्देश्य था कि भारत को पूर्णतः स्वतंत्रता दिलाने के लिए जन आंदोलन की परम आवश्यकता है। यानी ये व्यक्ति ये कहता था कि यदि भारत को ब्रिटिश शासन से पूरा मुक्त करना है और भारत को पूर्ण स्वतंत्रता दिलानी है तो जन आंदोलन बहुत आवश्यक है। लेकिन जन आंदोलन के लिए इनमें पहले राजनीतिक चेतना को जगाना पड़ेगा। तो कुल मिला के इनका दूसरा उद्देश्य यह था कि भारत को पूर्ण रूप से आजादी, यानी भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त करना, भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त करना, ब्रिटिश शासन से मुक्त करना एवं पूर्ण स्वतंत्रता दिलाने के लिए एवं पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए, पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए जन आंदोलन अति आवश्यक है। जन आंदोलन अति आवश्यक है। यह बात कही है अब तिलक साहब ने, और तिलक साहब के दो ही उद्देश्य थे कि भारत में कानूनी सुधार हो और भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्ति मिले। चलिए, तो इस चीज को देखते हुए सुधार तो कर ही रहे थे तिलक साहब, लेकिन क्या होता है कि 1905, उस समय क्या था बच्चों की 1905 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन चल रहा था बनारस में। कहां पर? बनारस में। और बनारस में उस समय अध्यक्षता कर रहे थे, प्रेसिडेंसी कौन कर रहा था? गोखले साहब, राइट? गोखले साहब इसकी प्रेसिडेंसी कर रहे थे। तो गोखले साहब इसकी प्रेसिडेंसी कर रहे थे 1905 के समय। उस 1905 के समय के बाद क्या होता है? एक उग्र राष्ट्रवादी धारा का जन्म होता है। उग्र राष्ट्रवादी धारा का जन्म होता है। कब? 1905 में ही, और 1906 के आसपास होता है। ठीक है, जब कलकत्ता अधिवेशन और बनारस का सेशन चल रहा था, तभी उग्र राष्ट्रवादी धारा का जन्म हुआ। उग्र राष्ट्रवादी धारा का जो लक्ष्य था, जो क्या था लक्ष्य, वो लक्ष्य केवल यह था कि भारत को पूर्ण रूप से आजादी दिलाना। यानी लोकमान्य तिलक या उग्र राष्ट्रवादी जो नेता थे वो ये चाहते थे कि भारत को आजादी 1905 में ही मिल जाए। तो चलिए, लक्ष्य का मतलब ये हुआ कि भारत को अभी ब्रिटिश शासन से मुक्त करना, भारत को अभी ब्रिटिश शासन से पूर्णतया मुक्त करवाना था। अब उसको पूर्ण आजादी दिलाने के लिए ये व्यक्ति करेंगे आंदोलन। तो उग्र राष्ट्रवादी धारा का नेतृत्व कर रहे 4 व्यक्ति थे। एक तो लाल बाल पाल थे और एक अरविंद घोष हुआ करते थे। तो इस उग्र राष्ट्रवादी धारा के जो प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे वो बाल गंगाधर तिलक ही थे। यानी बाल गंगाधर तिलक ने 1905 में एक उग्र राष्ट्रवादी धारा का गठन किया और उसके माध्यम से अपने दूसरे लक्ष्य की प्राप्त करने के लिए आगे बढ़े। और दूसरे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जब आगे बढ़े तो उग्र राष्ट्रवादी धारा का जन्म हुआ। और इस उग्र राष्ट्रवादी धारा में 4 व्यक्ति इंक्लूड थे। कितने? 4 व्यक्ति। तो कौन कौन थे? चला जान लेते हैं एक बार। तो इसमें 4 लोग थे, जैसे कि पहले थे, चलो यहां लिख देते हैं, यहां से चलते हैं और यहां जाते हैं। तो 4 व्यक्ति थे। पहले का नाम था लोकमान्य तिलक,
लोकमान्य तिलक थे। दूसरे नंबर की बात करें तो अरविंद घोष, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय एक ये थे। तीसरे व्यक्ति थे बिपिन चंद्र पाल, बिपिन चंद्र पाल थे। और चौथे व्यक्ति जो थे उनका नाम था अरविंद घोष। अरविंद घोष। तो लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष इस उग्र राष्ट्रवादी धारा का नेतृत्व कर रहे थे और सबसे प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे लोकमान्य तिलक। और इसको इतिहास में लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है। लाल मतलब होता है बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। लोकमान्य, लाल, बाल नहीं, बाल गंगाधर तिलक, लाल का मतलब है लाला लाजपत राय, बाल का मतलब है बाल गंगाधर तिलक, और पाल का मतलब है बिपिन चंद्र पाल। लाल बाल पाल। और प्लस में आते हैं घोष साहब। प्लस में कौन है? घोष जी, ठीक है। तो इसका नेतृत्व कर रहे थे उग्र राष्ट्रवादी धारा का। और आप सभी को बता दूं कि जन आंदोलन उसी समय किया गया था और सारे लोगों को इकट्ठा किया गया, अपने नेतृत्व में जोड़ा गया और एक आंदोलन कर दिया गया पूर्ण रूप से। तो ये था। लेकिन आपको पता है कि पूर्णतः आजादी नहीं मिली। पूर्णतः आजादी के लिए, और आपको बता दूं कि जब इन्होंने उग्र राष्ट्रवादी धारा का नेतृत्व किया था तो 1908 में लोकमान्य तिलक जी को, इसी के उपलक्ष्य में 1908 में इनको जेल हो गई थी और बड़दा नाम की जेल, बड़दा जेल में इनको कैद कर लिया गया था। यानी अंग्रेजी सरकार ने 1908 में इनको कैदी बना लिया था इसी के लिए, क्योंकि इन्होंने भारत सरकार, अंग्रेजी सरकार के खिलाफ एक विद्रोह कर दिया था। और इस विद्रोह में इस नेतृत्वकर्ता, प्रमुख नेतृत्वकर्ता होने के नाते लोकमान्य तिलक जी को 1908 में बंदी बना लिया अंग्रेजी सरकार के द्वारा, ठीक है। तो ऐसी ही कुछ बातें कही जाती हैं बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है सारे। चलिए, और 1906 का कलकत्ता अधिवेशन था, सभी को पता है। दादा भाई नेहरू जी इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। यहां भी लिख देना कि आईएनसी का सेशन हुआ था, एक आईएनसी का सेशन चल रहा था और ये था कलकत्ता में, और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे नेहरू जी साहब, नेहरू जी, ठीक है। चलिए, यहां पर पूर्ण स्वराज को पहली बार परिभाषित किया गया था कलकत्ता अधिवेशन में। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं होती है। अब लोकमान्य तिलक जी के द्वारा पूर्णतः आजादी दिलाने के लिए, यदि भारत को ब्रिटिश शासन से पूर्णतः मुक्त करना है, पूरी तरह आजादी दिलानी है, भारत को पूर्णतः स्वतंत्रता दिलानी है, तो जन आंदोलन आवश्यक है। लेकिन जन आंदोलन के लिए पहले हमें लोगों के अंदर राजनीतिक भावना को जगाना पड़ेगा। और राजनीतिक भावना यानी पॉलिटिकल इमोशंस और पॉलिटिकल अवेयरनेस को लोगों के मन में जगाना पड़ेगा। और लोगों के मन में पॉलिटिकल अवेयरनेस तभी आ सकती है जब उनके लिए एजुकेशन की व्यवस्था की जाए। क्योंकि लोग पढ़ेंगे तो लोग पढ़ने से, क्योंकि कहते हैं कि किताबों को पढ़ने से आदमी का मन, आदमी का दिमाग बिल्कुल बदल जाता है। क्योंकि जब उसके अंदर विचार आते हैं तो उसके थॉट्स, उसकी लाइफ स्टाइल सब कुछ बदल जाता है। आपको पता है कि किताबें, यानी किताबों में झुका हुआ सर दुनिया में कभी किसी और के सामने नहीं झुकता। यह स्टेटमेंट आपने पढ़ा ही होगा। तो इसलिए कहते हैं कि जिस व्यक्ति का किताब में मन लग गया, वो व्यक्ति कभी किसी के सामने ना झुकेगा और ना ऊपर वाला उसे झुकने देगा। बस हां, दूसरे के सामने झुका तो वो है ऊपर, बस एक तो किताब के सामने और एक ऊपर वाले के सामने, दो ही व्यक्तियों के सामने झुकना है बस। बाकी किसी के सामने क्यों झुकना? किसी के सामने झुकने इन द सेंस है कि ऐसा नहीं है कि कल आप सिर उठा के लग जाएं। क्योंकि किताबों, देखो झुकने का इन द सेंस ये नहीं कह रहा मैं आपसे कि आप कहीं बड़े बूढ़े को भी ना देखें फिर, अरे हम तो बड़े हैं, ऐसे नहीं। यानी कुल मिला के आपको उस तरीके से काम करना है जैसे कि आपको नरमाई रखनी है, लेकिन कभी ऐसे नहीं करना कि भाई हाथ जोड़ के नौकरी दे दो, ऐसा नहीं। क्योंकि ज्ञान कभी हाथ नहीं जोड़ता, ऐसे वो नरम रहता है। नरम रहिए आप, कठोर मत बनना। लेकिन अब आते हैं नेक्स्ट, तो अब आते हैं यानी तिलक साहब जो क्या करना चाहते थे। तिलक साहब ने लोगों के अंदर राजनीतिक चेतना यानी पॉलिटिकल अवेयरनेस
को बढ़ाने के लिए, जन आंदोलन के लिए, पॉलिटिकल अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए एजुकेशन सिस्टम लाए। और एजुकेशन सिस्टम कैसा था वो सारी बातें करेंगे। तो चलिए लिखेंगे पहले हम शिक्षा का प्रसार। लोकमान्य तिलक जी ने सबसे पहला काम यही किया था। लोकमान्य तिलक के द्वारा किए गए कार्य। तो किए गए कार्य में पहला कार्य आता है शिक्षा का प्रसार, क्योंकि इनको लग रहा था कि भाई जब तक हम व्यक्ति को एजुकेशन नहीं देंगे, वो जब तक अवेयर नहीं होगा, और जब अवेयर नहीं होगा तो वो जन आंदोलन में आएगा ही क्यों, और जन आंदोलन नहीं करेगा तो हम अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर पाएंगे, हम पूर्ण आजादी, अंग्रेजी सरकार से पूर्ण आजादी कैसे ले पाएंगे। तो ये एक हायरार्की है। आप किसी भी व्यक्ति को समझा बुझाकर मैनिपुलेट नहीं कर सकते। उसके लिए एक व्यवस्थित सिस्टम होता है, एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम होता है। आपको पता है कि बच्चे को यदि किताब ना पकड़ाई जाए तो आप उसे कितना भी पढ़ा लो वो नहीं सीखेगा, क्योंकि किताब और लिखने से, जब भी तो आज की माएँ उसे पढ़ाने बैठ जाती हैं कि चल बैठ, पीठ ठोक पीठ पाट के कैसे भी बिठाई देती हैं। इसका मतलब है कि जब वो लिखना सीखता है, किताबों को पढ़ना सीखता है, तब वो आगे जाके कहीं अपनी उस एनर्जी को और ज्यादा डायरेक्शन दे देता है। तो चलिए अब बात करते हैं लोकमान्य तिलक के कार्य की। तो पहले आते हैं शिक्षा की बात, क्योंकि शिक्षा सबसे इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो पहला काम है शिक्षा का, एजुकेशन। शिक्षा का प्रसार किया इन्होंने। तो सबसे बड़ी बात है, इसका लक्ष्य क्या था, इसका बैकग्राउंड क्या था। देखो, बैकग्राउंड की मैं बात करूं तो बैकग्राउंड तो ये था, इसका बैकग्राउंड जो था, तो बैकग्राउंड में ये बताया जाता है कि भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त करने के लिए, भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त करने के लिए जन आंदोलन बहुत जरूरी है। लोगों का आंदोलन, जन आंदोलन बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। लेकिन जन आंदोलन तभी संभव है जब लोगों के अंदर राजनीतिक चेतना हो। लेकिन आंदोलन तभी संभव है जब लोगों के अंदर राजनीतिक चेतना हो, और राजनीतिक चेतना को केवल और केवल शिक्षा के माध्यम से बढ़ाया जा सकता है। और राजनीतिक चेतना यानी पॉलिटिकल अवेयरनेस, राजनीतिक चेतना को शिक्षा के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। तो ये सारी बातें आपको स्पष्ट समझ में आ गई। इसलिए लोकमान्य तिलक जो थे वो शिक्षा का प्रसार करना चाहते थे, और शिक्षा का प्रसार 3 मित्रों ने किया। लोकमान्य तिलक जी के 3 मित्रों ने किया, और उसमें खुद लोकमान्य तिलक जी भी थे। तो इसलिए इन्होंने 1880 के आसपास, कब 1880 के आसपास, 1880 ईस्वी में इन्होंने एक न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की। किसकी की? न्यू इंग्लिश स्कूल। इन्होंने न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना कर दी, न्यू इंग्लिश स्कूल।
की स्थापना कर दी। और स्थापना 3 मित्रों ने की। पहले पर थे तिलक साहब, तो तिलक थे, उनके 3 मित्र थे। उनके 3 मित्र कौन थे? गोपाल राव आगरकर, लिख सकते हैं आप। एक का नाम था गोपाल राव आगरकर, जिसको शॉर्ट में आगरकर भी कहते हैं, आगरकर। तीसरे मित्र का नाम था चिपलूणकर, चिपलूणकर एक का नाम यह था। और एक का नाम था नाम जेशी, नाम तोशी, शायद ऐसा था कुछ, नाम जोशी कर सकते हैं, चलो नाम जोशी। ये चौथे मित्र थे इनके। तो ये थे 3 मित्र और एक खुद स्वयं तिलक साहब थे। इन्होंने 1880 में न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की और भारत के लोगों और मातृभूमि की सेवा को बढ़ाने के लिए, ताकि लोग जन आंदोलन की तरह जब जन आंदोलन में भाग लें तो वो अपने बलिदान को देने के लिए तैयार हो जाएं। तो बलिदान देने के लिए और मातृभूमि की सेवा को बढ़ाने के लिए इन्होंने 1885 ईस्वी में इन्होंने एक दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना की, साउथ एजुकेशन सोसाइटी। इन्होंने साउथ एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। इसे कहते हैं दक्षिण शिक्षा समाज, दक्षिण शिक्षा समाज। दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना कर दी 1885 में, और ये थे 1880 में न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना। तो एक्चुअली में ये तो जन आंदोलन को बढ़ाने के लिए राजनीतिक चेतना को बढ़ा रहा था, ठीक है, लेकिन ये दक्षिण शिक्षा समाज केवल और केवल लोगों के मन में बलिदान और मातृभूमि की सेवा को बढ़ाने के लिए दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना 1885 में तिलक साहब, आगरकर साहब, चिपलूणकर साहब और एक थे लास्ट में नाम जोशी साहब ने मिलकर की थी। चलिए, तो अब आते हैं, और इन्हीं मित्रों ने मिलकर लोकमान्य तिलक जी और इन 3 मित्रों ने मिलकर मराठा और केसरी जैसी पत्रिका का प्रकाशन भी प्रारंभ कर दिया, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ में जाकर। और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ में जाकर जब इन दूसरा कार्य इन्होंने मराठा, जिसे अंग्रेजी भाषा में लिखा गया, और केसरी जिसको मराठी भाषा में लिखा गया, उस पत्रिका का प्रकाशन इन 3 मित्रों की सहायता से तिलक साहब ने अंग्रेजी सरकार के खिलाफ कर दिया। और वहीं से तिलक साहब का सार्वजनिक जीवन, सोशल लाइफ प्रारंभ हो गई। और वहीं से इन 3 मित्रों के साथ इनका मतभेद हो गया तिलक साहब का, और तिलक साहब ने दक्षिण शिक्षा समाज को पूरे अपने हाथों में ले लिया। तो कुल मिला के शिक्षा के बाद जो दूसरा काम था, वो ये था कि मराठा और केसरी पत्रिका का प्रकाशन, मराठा व केसरी पत्रिका का प्रकाशन, केसरी पत्रिका का प्रकाशन का क्या किया इन्होंने? प्रकाशन कर दिया। और मराठा जो पत्रिका थी, इसको लिखा गया अंग्रेजी भाषा में, और जो केसरी पत्रिका थी इसको लिखा गया मराठी भाषा में, तो कुल मिला के ये 2 पत्रिका का प्रकाशन किया, मराठा और केसरी, अंग्रेजी भाषा और मराठी भाषा में। इन दोनों पत्रिकाओं का प्रकाशन करने में तिलक साहब और उनके तीनों मित्रों की भूमिका थी। मैं आपको बता दूं, इनमें 3 मित्र थे, मैं आपको लिख भी देता हूं। चलिए, तो इन तीनों मित्रों का योगदान था इसमें। तो पहले थे लोकमान्य जी, और दूसरे थे आगरकर, और तीसरे थे चिपलूणकर, और एक चौथे का नाम था नाम जोशी। क्या था? नाम जोशी। तो 4 व्यक्ति थे। इन चारों ने मिलकर मराठा और केसरी का प्रकाशन किया। लेकिन बाद में क्या होता है कि तीनों मित्रों के साथ तिलक साहब के मतभेद हो जाते हैं। वैचारिक मतभेद होने के कारण इन्होंने दक्षिण शिक्षा समाज और मराठा और केसरी जैसी पत्रिका का प्रकाशन अपने हाथों में ले लिया और अंग्रेजी सरकार के खिलाफ इसका प्रयोग करने लगे, और तिलक साहब का यहीं से सार्वजनिक जीवन प्रारंभ हो गया। आपको बोलूं तो आप इतना उत्तर दे देना कि बाल गंगाधर तिलक जी का सार्वजनिक जीवन कब से प्रारंभ हुआ? तो मराठा और केसरी पत्रिका के प्रकाशन के बाद। तो आप लिख सकते हैं कि तिलक जी की
सोशल लाइफ, तिलक जी की सोशल लाइफ कब, सोशल लाइफ इसी समय स्टार्ट हुई, इसी समय क्या हो गई, स्टार्ट हो गई, इसी समय स्टार्ट हुई। तो कुल मिला के ये बताया जाता है कि ये थे लोकमान्य तिलक जी के द्वारा किए गए पहले दो कार्य, एक तो मराठा केसरी वाला और एक शिक्षा का प्रसार वाला। उसके बाद और भी काम करेंगे वो भी, तो अभी तो कितने सारे काम हैं। आपको बता दूं कि हमारे लोकमान्य तिलक जी की जो मृत्यु थी वो 1920 में हुई थी। कब हुई थी? 1920 में इनका निधन हो चुका था, इनकी डेथ हो चुकी थी। ठीक है, यानी 1856 से लेकर 1920, जब महात्मा गांधी उस समय खिलाफत और असहयोग आंदोलन कर रहे थे, उस समय इनकी डेथ हो गई थी। तो चलिए, ये यहां तक आज के लिए इतना ही करेंगे और आगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। उनके द्वारा किए गए कार्य जो भी हैं, स्वराज विधेयक है, संविधान सभा है, ये सारी चीजें करके फिर हम आगे बढ़ेंगे, है ना। और लोकमान्य तिलक जी का तो हमें होम रूल पढ़ना है, होम रूल वाला सीन क्या था इनका। ठीक है, सारे काम पढ़ेंगे लेकिन धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप इनको वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं यहाँ पे। जैसे दक्षिण शिक्षा समाज है, इंग्लिश स्कूल है, मित्रों के नाम है, ये मित्रों के नाम पूछ सकता है आपसे, ठीक है, ये पूछ लेगा। मराठा केसरी पत्रिका का प्रकाशन सबसे पहले किन के द्वारा किया गया, तिलक साहब की सोशल लाइफ कब से स्टार्ट हुई, इनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि इनके कोर्ट, यूपीएससी में तो कोर्ट भी आते हैं, कई सारे कोर्ट लाइन होती है नहीं होती, कि मैं अपने जीवन में हर पल की यह कल्पना नहीं कर सकता कि मैं ब्रिटिश सांसद से नहीं लड़ रहा हूं, ऐसी कुछ बातें कही जाती हैं कोर्ट में, तो ये कोर्ट करके आप लिख सकते हैं। चलिए, तो फिर मिलते हैं आपसे जल्द ही नेक्स्ट पार्ट में थिंकर्स की तरफ। अभी ये फिनिश नहीं हुआ है, पॉसिबिलिटी करेंगे कि 3 से 4 पार्ट में खत्म हो जाए, जैसे कि चाणक्य था, फिर मनुस्मृति था, तो ये सारी चीजें चल रही हैं। खैर, बहुत अच्छी बात है, इंडियन थिंकर्स हम पढ़ा रहे हैं और अच्छा भी लग रहा है आपके साथ पढ़ाते हुए, आपके साथ जुड़कर, लेकिन और भी जुड़े तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए, तो सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार और सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद।